दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज करेंगे तथा अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों तथा प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 तक, और दूसरा ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। तो आइए कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हिंदी में नियामक अधिनियम भी कहा जाता है, इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और आप जान लीजिए, इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। और आप जान लीजिए, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण का कार्य भी दिया गया। और आप जान लीजिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। इसे व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति थी, लेकिन राजनैतिक मामलों के लिए जो है व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो थी, जो बोर्ड था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। दोस्तों, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। दोस्तों, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसी तरह आप देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया।
1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बनाया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के स्थान पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। और इस आधार पर आप जान लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इस एक्ट के तहत परिषद सहित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसके अलावा देखिए 1853 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद, जिसको सेंट्रल असेंबली के नाम से जाना गया। और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी 1853 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। अब आइए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो केवल कथन एक आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप जान लीजिए नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसके अलावा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। तो सही उत्तर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। और वो कानूनी सदस्य कौन थे, इसके बारे में आप जानते हैं कि वो कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य था, सबसे पहले मैकाले यानी लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, आपको बताना है। यहाँ पर 3 जो हैं ऑप्शन आपके पास हैं।
देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल और प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये आपका सही नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन अन्य अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया और इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। और इस तरह 1 और 2 सही हैं, 3 सही नहीं हैं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बनी। अब आइए दोस्तों ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था।
लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और दोस्तों, भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1858 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी हो सकता था। और भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही साथ केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो कौन सा, आप जान लीजिए कि ये अधिनियम था दोस्तों 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अलावा देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और दोस्तों 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। और इस अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आइए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया। और इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, ये 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये था कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आइए सॉल्व कर लेते हैं।
पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर देखिए आपको चुनना है। पहला है आपका कि इस 1861 के अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो 2 और 3 आपके सही हैं, पहला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तो आप जान लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुखों के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग के लिए जुड़ा, और इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता था। और इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे, और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, और जान लीजिए कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, और ये 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। तो इस तरह से कथन 1 जो है वो सही नहीं है। और इस अधिनियम के द्वारा, यानी 1892 के अधिनियम के द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 की गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे, तो तत्संबंधी विनियमों के अधीन इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। और इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। तो कथन 2 भी सही नहीं है। और तीसरा कि 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से तीनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आप जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। दोस्तों 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति या अधिकार नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी। तो सही उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, और इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे। तो आप जानते हैं 1909 का अधिनियम पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप जानते हैं 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर विकल्पों में देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। और इस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। और 1935 का यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आप जानते हैं 1937 में। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। और आप जान लीजिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन था ये 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा और केंद्र में द्वैध शासन की घोषणा या केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ की घोषणा ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं हैं आपको बताना है। देखिए, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये आपका सही नहीं है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो बिल्कुल सही है। 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। और जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो आप जान लीजिए 1909 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो उत्तर है प्रांतों में प्रत्यारोपित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, इसको द्वैध शासन का सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य यानी आरक्षित यानी रिजर्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे, और निम्नलिखित में कौन आरक्षित विषय माने गए थे? तो देखिए, न्याय प्रशासन, स्थानीय न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, इनको आरक्षित विषय माना गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता जो रही है, आप जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों आरक्षित और अंतरित या हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया था। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी?
बताइए। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट ये कहलाता था, और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये कहा जाता था। तो याद रखिएगा, भारतीय विधान पालिका को 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो सही उत्तर है 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 आपका सही होगा। और आप जान लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु ये सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो कथन 1 आपका सही नहीं होगा। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है, 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में। और 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1926, 1937 और 1945। तो आप जान लीजिए दोस्तों, 1926 का और 1945 का। A और C आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। तो याद रखिएगा, 1926 और 1937 नहीं, बल्कि 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर 1945। अभी अभी आपने पढ़ा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है?
तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। दोस्तों, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ये देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया और ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था और इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों से मिलाकर होना था, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थीं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो दोस्तों, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये 1935 की विशेषताओं में नहीं है, क्योंकि इस संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, ये शामिल करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो आप जान लीजिए, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी? तो सही उत्तर है फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय प्रणाली प्रस्तावित की गई थी वो फेडरेशन ऑफ इंडिया थी
और इसकी व्याख्या देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारतीय संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांत और रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन सही नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देखिए, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना यानी नॉमिनेट किया जाना। तो देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था ये 1935 के शासन अधिनियम में जो है स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। और आप जान लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सबसे पहले उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखित संविधान का प्रावधान नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य उपबंध हैं: संघात्मक सरकार की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय की स्थापना। ये बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो उत्तर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए, घटनाचक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड राज्य व्यवस्था को हम कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं रिवीजन नोट्स के रूप में, ये भी आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप कम समय में अधिक से अधिक गुणात्मक तैयारी कर सकते हैं इसके रिवीजन के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।